नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है ऋषि कुमार और मैं हूँ रायबरेली न्यूज़ से। साथ हैं सईद जमान नकवी साहब। इन्होंने कल एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में आपने लिखा है कि सरकार जो अभी 5,000 स्कूलों को मर्ज करने की योजना लेके आई है, जिसमें 50 से कम बच्चे हैं, उनको मर्ज करके निकट के विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। उसके बारे में आपने लिखा कि सरकार जो है इन विद्यालयों को नहीं मर्ज करा रही है, और आपने लिखा कि जो अध्यापक की हरामखोरी है उसकी वजह से ये विद्यालय मर्ज हो रहे हैं। तो आपने अध्यापकों के बारे में ऐसा क्यों लिखा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले शुक्रिया कि आप मेरा पक्ष ले रहे हैं और मैं बता सकता हूँ आज आपके ज़रिए से कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था जी। और किस परिप्रेक्ष्य में कहा था। पहली बात तो ये है कि मैंने एग्जैक्टली ये लिखा था कि सरकार प्राइमरी स्कूल्स को नहीं बंद कर रही है, बल्कि हरामखोर टीचर्स के कारण ये बंद हो रहा है, या ऐसा फैसला लेने के लिए सरकार मजबूर हुई है। इसके पीछे तर्क ये है, और आप खूब समझ रहे हैं कि तर्क क्या है, लेकिन लोग जो नहीं समझे या जो नाराज़ हुए उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि सबको हरामखोर नहीं कहा जा रहा है। एक बात होती है जो अंडरस्टूड है कि कुछ हरामखोर, हालांकि उसमें ये कुछ का शब्द नहीं है जिस पर लोगों को आपत्ति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अंडरस्टूड था। सब हरामखोर नहीं है, वरना ना हम शिक्षित होते, ना आप शिक्षित होते, ना कोई होता। हरामखोर दरअसल जो अगर भाषा की बात की जाए तो ये शब्द पर्शियन के शब्द से आया हुआ है, उसकी उत्पत्ति पर्शियन भाषा के शब्द से हुई है। हराम और हलाल ये एक इस्तिलाह है इस्लामिक, जिसमें जायज़ चीज़ को हलाल कहते हैं और नाजायज़ चीज़ को हराम कहते हैं। खोर के माने खाने के होते हैं कि जो खा रहा है। हलाल खोर है तो अपने काम का जो वेतन उसे मिल रहा है या जो सैलरी मिल रही है, और काम करने के बाद वो वेतन ले रहा है तो हलाल खोर है, और काम बिना किए अगर भुगतान ले रहा है तो हराम खोर है। मैंने हराम खोर लिखा है। तो हराम खोर का सेंस ये है कि जो लोग वेतन ले रहे हैं, और वेतन कोई छोटा मोटा नहीं, मोटा वेतन ले रहे हैं, उसके बावजूद न पढ़ा रहे हैं, न विद्यालय को अपना परिवार समझते हैं, न विद्यार्थियों के प्रति उनकी हमदर्दी है, न उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उनके प्रति उनको सहानुभूति है कि ये स्कूल भेज रहे हैं। 2-2, 4-4 साल, 6-6 साल, 5-5 साल बच्चे आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। इतने दिन में अगर वो सिलाई का काम सीखते तो कारीगर हो जाते, मोटरसाइकिल का काम सीखते तो मैकेनिक हो जाते। लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख कर कल बेहतर जीवन जी सकें, लेकिन टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करें जिस मंशा से बाप भेज रहा है या माँ भेज रही है। किसी का बाप मजदूरी कर रहा है, किसी की माँ बर्तन मांज रही है, लेकिन इतने ज़रूरतमंद बच्चों के आने के बावजूद टीचर्स, मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ। मैंने खुद देखा कि एक स्कूल में एक पंखा ख़राब है प्राइमरी विद्यालय में, और पंखा ख़राब है और ज़माने से ख़राब है, ऐसी सड़ी गर्मी में ख़राब है। क्यों नहीं रिपेयर हो रहा है? शासन पैसा भेजेगा तो रिपेयर होगा। इनके पास अच्छा खासा वेतन है। आप अगर हमदर्दी हो तो आप खुद अपने वेतन से 200-400 रुपये रिपेयरिंग के लिए खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ये तो बड़ी बात 200-400 की कह दी, 50 रुपये का बल्ब नहीं बदलते। उन्हें लगता है कि ये पैसा जो उन्हें मिल गया वो उनका है, विद्यालय अलग की चीज़ है। हाँ ठीक है, लेकिन सरकार आपको अच्छा खासा पैसा दे रही है, आपसे चाहती है कि आप शिक्षा दें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं और वेतन ले रहे हैं। तो हरामखोर शब्द किसी एतबार से मैंने गलत नहीं प्रयोग किया है, और मेरे अलावा समाज में ये धारणा है। अब उस पर लोग लिख रहे हैं, खासकर टीचर्स लिख रहे हैं कि सभी विभाग का यही हाल है, तो टीचर्स ही क्यों टारगेट पर हैं? पहली बात यह कि अगर सब कर रहे हैं तो सरकार की नज़र में है, सरकार एक्शन लेगी। आप पर फिलहाल एक्शन हो रहा है तो आपकी बात की जा रही है। बैंक के कर्मचारियों को जहां पर उनकी सुविधा और सर्विस की बात होती है आपत्ति की जाती है, लेकिन कामचोर नहीं कहा जाता, हरामखोर नहीं कहा जाता, क्योंकि मेहनत करते हैं शाम, बल्कि ऑफिस टाइम के बाद तक कैलकुलेशन करते रहते हैं। बिजली वाले रात दिन जुटे हैं, गाली देते हैं लोग, लेकिन हाँ वो प्रयास करते हैं। आप प्रयास ही नहीं करना चाहते। और बहुत से तो टीचर्स ऐसे भी मैंने देखे कि उन्हें आता ही नहीं। मतलब अगर मैं वो, अब कोई मानेगा ही नहीं कि उसे कह दिया जाए कि उसे नहीं आता, लेकिन मैं तो आमंत्रित कर सकता हूँ उन्हें कि खैर ये बात कहने वाली नहीं है, लेकिन बहुत इसकी भी कमी है। लेकिन हाँ, नई भर्ती में जो लोग आए वो जानते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ा सकते हैं। पुराने में भी बहुत से हैं जो स्कूल के प्रति ईमानदार हैं, मेहनत की है, सजाया है, संवारा है स्कूल को हर जगह। लेकिन कुछ ऐसे हैं, हमेशा, सब ऐसे नहीं।
और सब में से बहुत से सम्मानित हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका आदर है, बहुत सम्मान है, लेकिन सब इस लायक नहीं कि उनको सम्मानित किया जाए और सम्मानपूर्वक देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे टीचर्स हैं जो बिना वजह वेतन ले रहे हैं। सरकार को कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, न कि विद्यालय मर्ज किए जाएँ, क्योंकि बच्चों को तकलीफ होगी, उन्हें दूर जाना पड़ेगा और बहुत से नहीं जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि आप कुछ शिक्षकों पे उंगलियां उठा रहे हैं कि उनकी वजह से ये विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, तो ऐसा कौन सा तर्क है जो आप दे रहे हैं कि हाँ मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं? हमने बहुत सारे ऐसे विद्यालय देखे हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा बेहतर नवाचार किया है। अमेठी अपने ज़िले में ही एक नारायणपुर है जिसमें ममता सिंह जी रहती हैं, उनका विद्यालय है, वहाँ जाने तक सड़क नहीं थी। उन्होंने अपने निजी फंड से लोगों से वहाँ लाइब्रेरी चलवाई, उनके यहाँ प्रोजेक्टर पे क्लासें चलती हैं, तो उन्होंने अच्छा काम किया। यहाँ पर अपने यहाँ बघेल है, वहाँ पे एक रिटायरमेंट फौजी साहब थे, उनके विद्यालय में खुद गया हूँ, वहाँ पे वो अच्छा किया है, उन्होंने नवाचार किया है, ठीक है। तो उसमें सरकार का दोष क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, हम 1 से लेके 5 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बेंच डेस्क नहीं उपलब्ध करा पाए हैं, ठीक है। स्कूल जब सत्र चालू होता है तो आधा सत्र बीत जाता है तो उनको किताबें मुहैया होती हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो अक्सर वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सारा दोष टीचर पे ही क्यों? आपने जो कमेंट किया उसको टीचर पे किया है। मैं उस समय का विद्यार्थी हूँ जब इतने ज़्यादा एडवांस प्राइमरी स्कूल नहीं थे, ना सरकार इतनी तवज्जो देती थी। हम लोग टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ने के लिए डेस्क और टेबल और कुर्सी की ज़रूरत है। उस समय पंखे भी नहीं होते थे, तो वो समय दूसरा था, लेकिन शिक्षा थी, लोग पढ़ाते थे, लोग पढ़ना चाहते थे, और नहीं भी पढ़ना चाहते थे तो टीचर उन्हें इस लायक बना देते थे कि वो काम चला लें ज़िंदगी में। अब समय बदला, इतनी तनख्वाहें भी पहले नहीं होती थी। कितने टीचर्स मैं जानता हूँ जिन्होंने नौकरी की और छोड़ दी, और ऐसे टीचर्स भी मैं जानता हूँ कि जो निस्वार्थ पढ़ाया करते थे, तो इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन इस समय ये कहना कि सरकार पंखे नहीं दे रही, डेस्क नहीं दे रही, टेबल नहीं दे रही है, अच्छे लैपटॉप्स नहीं हैं, ये सारी चीज़ें एक बहाना है, एक्सक्यूज़ है ना पढ़ाने का। अगर पढ़ाना चाहें, इच्छा शक्ति हो, तो बहुत है साधन पढ़ाने के लिए। और अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपने कुछ मिसालें दी तो उनका सम्मान है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने रास्ता बनवाया, अपने पैसे से बनवाया, तो बहुत सम्मानित आदमी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो किसी रिश्तेदार को क्यों आमंत्रित नहीं करता कोई टीचर कि अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाइए, हम पढ़ाएंगे। किसी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं है। गरीब गली मोहल्ले में जो सबसे कमज़ोर तबका है, वहाँ जाते हैं ये लोग एडमिशन के लिए। आप कहीं सम्मानित कॉलोनी में या कहीं किसी आवासीय योजना में ऐसे क्यों नहीं जाते कि जहाँ सक्षम लोग हैं? कि आप अगर वहाँ से लड़के लाएँ तो समाज की धारणा बदले, सोच बदले, प्राइमरी स्कूलों के प्रति उनका रवैया बदले। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ वाकई जब कोई बड़े घर का या सम्मानित और पैसे वाले लोग आएंगे तो वो रिजल्ट देखेंगे। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर बात करेंगे, शिकायत करेंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ऐसे झंझटी लोगों को बुलाया जाए, कमज़ोर, दबे कुचले, शोषित वंचित समाज के बच्चों को बुलाया जाए, जिन्हें पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, ना वो पढ़ना चाहते हैं ना ये पढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से हो रहा है। तो ये मैंने इसीलिए ये बात लिखी थी कल कि अपने वेतन को लिया जा रहा है तो बिल्कुल लें, सरकार और उन्हें वेतन दे, मुझे उसको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस लिए दिया जा रहा है उस पर भी काम किया जाए। यानी पढ़ाई करें और कराएं, बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेटेड करें। ये समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, और नैतिकता का पाठ पढ़ाना स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी है। अगर वो नैतिक शिक्षा देते हैं और तमाम मोरल इश्यूज़ पर बात करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये भी कि करके दिखाएं। पंखा बनवाएं अपने फंड से, सरकार जब पैसा देगी तो अपना उसमें एडजस्ट कर लें। लेकिन ये सब बहाने न बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं। ये उनका प्राथमिक कार्य है और इसे वरीयता से करना चाहिए। बस बाकी की चीज़ें तो अगर कुछ शब्दों पर किसी को एतराज़ है तो उसका हक है, उसे आपत्ति हो सकती है, लेकिन भाव उसके पीछे यही है कि मुझे ही नहीं, पूरे समाज को इससे परेशानी है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, जबकि सरकार उन्हें उसका पर्याप्त वेतन दे रही है। मेरा सवाल ये है कि जो समाज है अभी वर्तमान में, जब हम लोग पढ़े थे तो हमारे ज़माने में सफाई कर्मी भी नहीं होता था, ठीक है, यहाँ तक कि झाड़ू खरीदने का फंड नहीं होता था। हम लोग जब विद्यालय जाते थे, क्योंकि मैं गांव के विद्यालय में पढ़ा हूँ प्राइमरी स्कूल से, तो जब हम लोग विद्यालय जाते थे तो बाहर से एक रूस का पेड़ होता है, उनको तोड़ के लाते थे, और लाने के बाद में उससे पहले स्कूल की साफ सफाई करते थे, पूरा स्कूल के बच्चे मिलके।
फिर टाट पट्टी बिछाते थे, उसके बाद में हम लोग पढ़ाई करते थे। उस समय मास्टर साहब को, जो मुंशी जी हम लोग बोलते थे उस ज़माने में, उनको मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी, ठीक है। अभी हम लोग वर्तमान में 5G के ज़माने में है, AI आ गया है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो पाया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा, एक बात में रह गई, अभी याद आई कहने के लिए, कि ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे एक वजह ये है कि जब सरकार ने लागू किया अपार ID, यानी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आधार जमा करें, और ऑनलाइन एक पोर्टल सरकार ने बनाया जहाँ दर्ज किए जा रहे हैं बच्चे कि कौन कहाँ पढ़ रहा है। जब तक ये अपार ID नहीं आई थी तब तक वही बच्चे सरकार को धोखा देने के लिए आंगनबाड़ी में भी दर्ज थे और प्राइमरी में भी दर्ज थे और प्राइवेट में भी थे, पढ़ रहे थे। तो इस धोखे में सरकार को रखा गया, चलाया जा रहा था और संख्या बल दिखाया जा रहा था कि हमारे 100 बच्चे हैं। लेकिन ये अपार ID से मामला फंस गया, तो खुल गया कि किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 16 हैं, कहीं 14 हैं। तो ये मजबूरन ऐसा खुला तो सरकार ने एक्शन लिया। दूसरी बात ये आपने कहा कि उस समय जब टीचर्स को सैलरी कम मिलती थी, उस समय टीचर्स भी साइकिल से आते थे। आज बुलेट से भी आते हैं, कार से भी आते हैं, लेकिन जिस लिए आते हैं सवाल उस पर है। बिल्कुल। कि कल लोग पढ़ाते थे, नहीं शिकायत थी, आज आपके पास सैलरी भी है, संसाधन भी है, उसके बावजूद आप नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर लगातार प्राइमरी स्कूल के बच्चे 5th के बाद 6th में जाएं और 6th में बेहतरीन रिजल्ट लेके आ जाएं, तो लोग सोचें कि आखिर क्या पढ़ाया गया, हम क्यों नहीं पढ़ा पाए, हमारा बच्चा क्यों पीछे रह गया। जब देखते हैं कि 5th का बच्चा जाके जब 6th से किसी प्राइवेट स्कूल में पहुंचता है तो पीछे की बेंच पे बैठ जाता है, तो हम समझ जाते हैं क्या स्तर होगा। तो इस वजह से सवाल है। सवाल दरअसल यही है कि टीचर्स अपने जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं। और ये बात गलत है कि सबको कहा जा रहा है, सबको नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो वेतन लेके काम नहीं कर रहे हैं वो टारगेट पर हैं और रहेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकार को, चूंकि अभी लोग जो है विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 से ज़्यादा नए शराब के ठेके खोले गए हैं, तो सरकार बच्चों से शिक्षा दूर कर रही है और गांव में शराब के ठेके बढ़ा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल तो बहुत जायज़ है कि शराब के ठेके ज़्यादा क्यों खुल रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग बातें हैं। विद्यालय का इशू अलग है, शराब के ठेके का अलग है। और बाज़ार में जिस चीज़ की मांग होती है उसकी दुकानें खुलती हैं और वो उसकी कीमत बढ़ती है। तो जिस तरह से शराब की खपत है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। आपका हेलमेट ना पहनने पर बाइक चालक का चालान होगा, लेकिन शराब पहने पिए हुए लोग घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रेप के केसेस होते हैं तमाम, जबकि जड़ में शराब ही होती है। जो ऐसे घटनाएं होती हैं जघन्य, जिसे कह नहीं सकते, कोई छोटे छोटे बच्चों के साथ और अस्पताल में, सब शराब इसके पीछे है, लेकिन उस पर उस तरह से कार्रवाई नहीं है। तो शराब पीने वालों को दंडित किया जाएगा तब दुकानें बंद होंगी। अगर उनको सम्मान दिया जा रहा है और वो घूम रहे हैं आज़ाद, तो दुकानें तो खुलेंगी। दुकानदार तो धंधा खोल रहा है, सरकार उससे एक्साइज ड्यूटी ले रही है, तो सरकार की आमदनी है। मेन बात है पीने वाले और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, ये विषय है। तो ये थे हमारे साथ साथी पत्रकार हैं। और दूसरा सवाल शिक्षकों के ऊपर इन्होंने एक प्रश्न उठाया था। तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि सवाल इसलिए पूछे जाएंगे कि जिस विद्यालय में जुलाई के महीने में रूली, चंदल और टीका लगा के विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा हो, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा हो, पूरी रौ में कायाकल्प योजना चलाई जा रही हो, मिड डे मील योजना चलाई जा रही हो, बच्चे को फ्री में राशन मिल रहा हो, खाने को मिल रहा हो मिड डे मील के तहत, उसको फ्री में ड्रेस मिल रही हो, उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे, जूते उसको फ्री में मिल रहे हों, सर्दी में कपड़े उसको मुफ्त में मिल रहे हों, कापी किताबें अगर मुफ्त में मिल रही हों, तो वहाँ पे जो अभिभावक हैं अपना बच्चों का नाम ना लिखा के, बल्कि जो बगल में एक विद्यालय प्राइवेट में खुला हुआ है, इसके अंदर ढंग से संसाधन भी नहीं है। ये बात आपने बहुत सही कही, मैं कवर नहीं कर पाया था, अपनी बात रह गई। जी जी, कि सब कुछ फ्री मिलने के बाद भी लोग नहीं जाना चाह रहे हैं और सब कुछ पैसे से मिल रहा है, जहाँ वहाँ जाना चाह रहे हैं। ऐसा कारण क्या है? इस पर तो बहस होगी जी। तो पहले तो टीचर्स की बात की जाए, हाँ, उसके बाद सरकार की। तो सरकार का काम है मैनेजमेंट, तो तनख्वाह वो दे रही है। एक प्राइवेट स्कूल है, प्रबंधन का काम क्या है? टीचर्स को रखना और सैलरी देना। अगर दोनों काम वो कर रहा है तो टीचर ही तो जिम्मेदार होंगे। बाकी समाज क्यों स्कूल नहीं भेज रहा है, टीचर्स ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले उन्हें विश्वास में लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं तो वो जरूर भेजेंगे।
तो लोगों का सवाल ये भी है कि मान लीजिए एक विद्यालय है किसी गांव में और उसके अंदर 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, और 2 टीचर वहां पर रखे गए हैं, तो उसके साल भर का जो खर्चा आएगा अमूमन 50-60 हजार रुपए एक अध्यापक की तनख्वाह होगी। 2 अध्यापक उन्होंने लगाए हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने की उसकी तनख्वाह हो गई। तो 12 महीने का कितना हुआ जाके लगभग हो जाएगा 13-14 लाख रुपए ये हो जाता है। एमडीएम पे खर्चा कर रही है, विद्यार्थियों पे जो खर्चा कर रही है सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार खर्चा कर रही है, लगभग एक विद्यालय चलाने में उसको 20 लाख रुपए मोटा मोटी 1 साल का खर्चा आता है एक विद्यालय का। और उसके अंदर 50 विद्यार्थी हैं जो 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। वहीं बगल में एक विद्यालय है जो 2 कमरों का है या 3 कमरों का, 4 कमरों का है, वहां पे 10,000 रुपए में गांव का ही लड़का पढ़ा रहा है, ठीक। तो टोटल उनका मुश्किल से 5 लाख रुपए में साल भर का बजट होगा पूरे विद्यालय का। वहां पे बच्चे ज्यादा हैं और सरकारी स्कूल में बच्चे कम हैं। ये मेरा कहना भी नहीं है, मैं कहना सरकार का है, क्योंकि सरकार जो है इन विद्यालयों को 5,000 विद्यालय उसने चुनने के बाद में मर्ज किए हैं, तो ये कहना सरकार का है और वो मर्ज कर रही है। तो ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जहाँ पे शिक्षा फ्री में मिल रही हो, गवर्नमेंट दे रही हो, वहां पे लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोग पैसा देके बगल वाले विद्यालय में जा रहे हैं जहाँ पे उतने योग्य अध्यापक भी नहीं है। क्योंकि प्राइमरी स्कूल का जो अध्यापक है वो लाखों लोगों को बीट करके आया है, सीटेट टीईटी कर क्वालिफाई करके आया है। बाकायदा सरकार उसको महीनों ट्रेनिंग देती है कि बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो इतनी सारी योग्यताओं के बाद भी अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, 50 बच्चों से कम विद्यालयों को मर्ज करने की योजना सरकार लेके आई है, तो कहीं ना कहीं अध्यापक का भी दोष है, सरकार का भी दोष है, और कुछ जिम्मेदारी हमारे समाज की भी है कि आखिरी बार हम नजदीक के विद्यालय में कब गए थे। क्योंकि वहां पे आपका विद्यालय अगर बच्चा पढ़ता है किसी प्राइवेट स्कूल में, वहां पेरेंट मीटिंग होती है, वहां जाके लोग देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा या व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं प्राइमरी स्कूल में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है और जाके ये भी नहीं देखता कि हमारे बगल के विद्यालय में क्या कार्रवाई हुई। और दूसरा एक चीज और है कि अगर मान लिया कोई जाता भी है, जैसे मैं कई विद्यालयों में गया हूँ, मेरे विद्यालय में जाने के बाद में मैं भले ही सही मंशा लेके गया हूँ कि मैं कोई बेहतर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है टीचर, उसको समाज में लाने का है, लेकिन मैं खुद की बात बताता हूँ कि मैं एक विद्यालय में गया जिस विद्यालय से हमने पढ़ाई करी हुई थी, तो मैं ये देखना चाहता था कि उस जमाने के विद्यालय में और इस जमाने के विद्यालय में क्या अंतर आया है। और मैंने ईमानदारी से एक जगह पे 3 साल पहले एक अतिरिक्त कक्ष बना हुआ था और वो पूरी तरह से जर्जर हो गया था। 3 साल पहले बना हुआ, उसकी फर्श भी टूट गई थी और साथ में उस क्रैक हो गया था। तो मैं वहाँ पे खड़े होकर उसका वीडियो शूट करने लगा, और जैसे ही मैं वहाँ पे वीडियो शूट करने लगा कि जो उस समय के वहाँ के प्रधानाध्यापक जी थे, उन्होंने किसी को फ़ोन किया और मुश्किल से मेरा वीडियो शूट होना ख़त्म ही नहीं हुआ था, तब तक 3-4 शिक्षक नेता आ गए और उन्होंने मेरा से छूटते ही पहला सवाल उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये विद्यालय मेरा है और मैंने इसमें पढ़ाई की है और ये विरासत है मेरी, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मेरी मार्कशीट पे ये लिखा होगा कि मैंने इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, तो मेरा भी दायित्व इतना बनता है कि मैं जानूं कि इस विद्यालय में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपने वीडियो क्यों बनाया, तो मैंने कहा कि अभी 3 साल पहले ये विद्यालय बना है और जिस अध्यापक ने बनाया है या ठेकेदार ने बनाया है उसकी गलती रही होगी। तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो यहाँ से वीडियो बना के लेके जाते हैं, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। तो फिर वो आ गए उसी बात पे। थोड़े दिन बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पास कम से कम 5 लोगों का फोन आया कि भाई साहब वीडियो नहीं चलाइएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो शिक्षा व्यवस्था जो भारत का, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले एक नागरिक का जन्म होना चाहिए जो प्रजातंत्र को माने, लोकतंत्र को माने, बेहतर से विकास करे। तो उस विकास को करने के लिए सबसे मेन है कि शिक्षित होना चाहिए। तो जो उसकी पहली सीढ़ी है, जहां से माँ बाप उस बच्चे को पैदा करने के बाद में थोड़े से संस्कार लेके एक किसी टीचर के पास लेके जाते हैं कि आप इसको सभ्य नागरिक बनाइए, तो वो सीढ़ी ही ये खराब रहेगी तो वो भारत के नागरिक कैसे बन पाएंगे। तो जो इन्होंने कमेंट किया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे जाइएगा कमेंट्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा।
मेरा नाम था ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं रायबरेली न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपको देखने के लिए धन्यवाद।